arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। राष्ट्रीय आंदोलन 1906 से 1947 ईस्वी, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। भाग 2। उग्रवादियों के संघर्ष की विधि। उग्रवादियों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि राष्ट्रीय संघर्ष में भारत की अधिक जनता भाग ले तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को ये अनुभव हो कि भारतीयों को हमेशा के लिए पराधीन नहीं बनाया जा सकता। उनके संघर्ष के कारण इस प्रकार स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार। उग्रवादियों की मान्यता थी कि पश्चिमी शिक्षा से परोक्ष रूप में कुछ लाभ भले ही प्राप्त हो, परंतु प्रत्यक्षता यह भारतीयता के गौरव को नष्ट करने वाली है। अतः उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया, जो भारत की प्राचीन संस्कृति व सभ्यता के प्रति लोगों में गौरव की भावना उत्पन्न करे तथा व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करे। उग्रवादी आधुनिक ज्ञान एवं विज्ञान की शिक्षा दिए जाने के प्रबल समर्थक थे। दूसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। राष्ट्रीय संघर्ष को देश की आम जनता तक पहुंचाने के लिए तथा उनको स्वतंत्रता आंदोलन में अपना कर्तव्य निभाने का अवसर देने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार सर्वाधिक सफल कार्यक्रम था। इससे लोगों में विदेशी वस्तुओं एवं पश्चिमी सभ्यता के प्रति घोर घृणा उत्पन्न हो गई। लोकमान्य तिलक का इस संबंध में कहना था कि इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों में राष्ट्रीय गौरव तथा त्याग व बलिदान की भावना बलवती होगी। इस आंदोलन का एक परिणाम ये था कि इससे भारतीय उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिला तथा लाखों भारतीय कारीगरों को काम मिला और उसी अनुपात में विदेशी वस्तुओं का भारत आगमन अवरुद्ध हो गया। तीसरा, प्रतिरोध तथा असहयोग। उग्रवादियों ने केवल वस्तुओं के बहिष्कार तक ही अपने कार्यक्रम को सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रतिरोध और असहयोग की नीति अपनाई। एक ओर उन्होंने सरकार के जन विरोधी कार्यों का प्रतिरोध किया, वहीं दूसरी ओर सरकार से अपना असहयोग बनाए रखा। फिर भी उन्होंने इस कार्य के लिए सशस्त्र संघर्ष को स्वीकार नहीं किया। सरकारी अदालतों व सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया तथा सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को असहयोग के लिए प्रेरित कर उसे असफल बनाने का उपक्रम किया गया। वास्तव में उग्रवादी एक और राष्ट्रीयता के भावना का प्रचार करके अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित करना चाहते थे और दूसरी ओर सरकार पर दबाव डालकर उसे कठिनाई में डालना चाहते थे ताकि उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए सरकार बाध्य हो जाए। चौथा, स्वदेशी। स्वदेशी का सिद्धांत बहिष्कार के पूरक के रूप में था। स्वदेशी के माध्यम से जनता को इसके लिए प्रेरित किया गया कि वो अपने देश की वस्तुओं का ही उपयोग करें तथा विदेशी सभ्यता, संस्कृति एवं विचारधारा के स्थान पर राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति एवं विचारधारा को अपनाएं। स्वदेशी की इस अवधारणा का उल्लेख दयानंद सरस्वती के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में मिलती है। बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सबसे ज्यादा कुटिल कार्य था। विभाजन ने उग्रवादी आंदोलन को अभूतपूर्व गति प्रदान की। जहां तक बंगाल विभाजन के कारणों का प्रश्न है, स्पष्ट रूप से सरकार का कथन था, इस विभाजन से बंगाल के प्रशासन को सुधारना था। लॉर्ड कर्जन का विश्वास था कि बंगाल जैसे विशाल प्रदेश का प्रबंधन प्रांतीय सरकार नहीं चला सकती, इसलिए बंगाल का विभाजन कर प्रशासन की कार्यकुशलता को बढ़ाना आवश्यक था। परंतु लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल को तोड़ना, उसे कमजोर करना और राष्ट्रीयता के वेग को रोकना था। इसका वास्तविक उद्देश्य जनता में फूट डालना, पूर्वी बंगाल के राज्य में मुसलमानों का बहुमत रखना और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं का बहुमत रखना तथा हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त कर राष्ट्रीय आंदोलन को निर्बल बनाना था। पूर्वी बंगाल के गवर्नर सर बेम्फाइट के सांप्रदायिक शब्दों में, मेरी 2 स्त्रियां हैं, एक हिंदू, दूसरी मुसलमान, किंतु वह दूसरी को अधिक चाहता है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था, इस प्रकार अपने शासन के शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को कमजोर बनाना इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। कांग्रेस द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध का कारण। कांग्रेस के नेताओं ने बंगाल विभाजन की चुनौती को स्वीकार किया तथा इस विभाजन का विरोध करने तथा इसे निरस्त करने के लिए जबरदस्त आंदोलन आरंभ कर दिया। इसके ये कारण थे। पहला,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंगाल के विभाजन को अंग्रेजों का एक शरारतपूर्ण कदम माना, जिसमें बंगालियों को विभाजित करके राष्ट्रवाद को छिन्न भिन्न करने का जानबूझकर प्रयास किया गया था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल के विभाजन का विरोध इसलिए भी किया क्योंकि इसके द्वारा बंगाली भाषा और संस्कृति के विकास को गहरा धक्का लगा। विभाजन विरोधी आंदोलन। बंगाल के विभाजन की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। पहले लोगों को आशा थी कि साधारण विरोध से काम चल जाएगा और सरकार अपने निर्णय में परिवर्तन करेगी, लेकिन सरकार विभाजन के लिए कृत संकल्पित थी। उस पर जनता के आक्रोश का कोई असर नहीं हुआ। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने लिखा है, ये घोषणा बंगाल की जनता पर बम की तरह गिरी है। हमें लगा कि हम अपमानित, उपेक्षित और प्रवंचित किए गए हैं। विभाजन के विषय में डॉक्टर जकारिया ने लिखा है, ये कदम अपने उद्देश्य और प्रभाव से एक धूर्ततापूर्ण कार्य था। सारे बंगाल ने विभाजन का प्रतिकार किया और संपूर्ण भारत ने उसका साथ दिया। विश्वनाथ मुखर्जी के शब्दों में, बंगाल जो बौद्धिक पुनर्जागरण का अनुगामी था, क्रांति और उत्साह का राष्ट्रवादी मंच बन गया। राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद तक की साधना फलीभूत हो रही थी। बंकिम का स्वप्न साकार हो रहा था। राष्ट्रगुरु सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का श्रम सफलता की ऊंची चोटी पर पहुंच रहा था। बंग भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के नेतृत्व में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। विदेशी माल का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा सभी लोगों ने ली। 7 अगस्त को बायकॉट आंदोलन आग की तरह फैल गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और स्वदेशी माल का उपयोग आरंभ हो गया। सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया। समस्त बंगाल में हड़तालें और प्रदर्शन हुए। आतंक और हिंसा भी तेज हो गया। देश का संविधान पर से विश्वास उठ गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जब विभाजन को व्यावहारिक रूप दिया गया तो सारे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। उस दिन लोगों ने बंग भंग के विरोध में उपवास रखा। कलकत्ता में सार्वजनिक हड़ताल की गई। वंदे मातरम के नारों से शहर की गलियां गूंज उठीं। रक्षाबंधन के त्योहार को हिंदुओं और मुसलमानों ने सांप्रदायिक सद्भाव और एकता को बढ़ाने के प्रतीक के रूप में एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधकर मनाया। शाम के समय आनंद बोस ने बंगाल की 50,000 से भी ज्यादा बड़ी भीड़ को संबोधित किया और लोगों ने इस विशाल सभा में बंगाल की एकता को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली। राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रकारिता की लहर प्रवाहित होने लगी। नेताओं ने राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं खोलने की शपथ ली। छात्र, औरतें आदि जुलूस और धरनों में शामिल होने लगे। बंगाल की जनता की ये भावना देखकर लॉर्ड कर्जन कांप उठा। उसने देखा कि इस आंदोलन में केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान और ईसाई भी भाग ले रहे हैं। सारा भारत आक्रोशित है। फलतः उसने सर्वप्रथम मुसलमानों को भड़काना प्रारंभ किया। इसके विपरीत मुस्लिम नेता बंग भंग विरोधी आंदोलन में शरीक होने के लिए लोगों का आह्वान करते रहे। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन। विभाजन के कारण जो उथल पुथल का वातावरण उत्पन्न हुआ, उसमें बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस प्रकार विदेशी शासन के विरुद्ध जनता की भावना को जागृत करने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग शक्तिशाली साधन सिद्ध हुए। स्वदेशी के विषय में लाला लाजपत राय ने कहा था, मैं समझता हूं कि मेरे देश की मुक्ति इसी से हो सकती है। स्वदेशी आंदोलन से हमें आत्माभिमान, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और पुरुषार्थ की भावना जागृत होगी। स्वदेशी आंदोलन से हमें इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि हम बिना धर्म, रंग या जाति का भेदभाव किए समस्त भारतीय जनता की अधिक से अधिक भलाई के लिए अपनी पूंजी, अपने साधनों, अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। इससे धार्मिक और सांप्रदायिक भिन्नता होते हुए भी हमें संगठन की शिक्षा लेनी चाहिए। मेरा मत है कि संगठित भारत का सामान्य धर्म स्वदेशी होना चाहिए। स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन समस्त देश में फैल गया। विदेशी वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया गया। इस आंदोलन में विद्यार्थियों ने प्रमुख रूप से भाग लिया। सारे देश में सभाएं की गईं और समितियां बनाई गईं। सरकार ने दमन चक्र चलाया। सभाएं करना और वंदे मातरम के गीत गाना निषिद्ध घोषित कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली शिक्षण संस्थाओं को मान्यता समाप्त कर दी गई और उन्हें अनुदान देना बंद कर दिया गया।
जुलूसों पर लाठी चलाई गई तथा जनता में आतंक की भावना फैलाने में अनेक प्रयत्न किए गए, परंतु अत्याचार के सभी प्रयत्न निष्फल हुए। इसी समय तिलक ने कहा, दमन दमन है, यदि वह कानूनी है तो इसका शांतिपूर्वक विरोध करना चाहिए और यदि यह गैर कानूनी है तो इसका सामना गैर कानूनी ढंग से करना चाहिए। अनेक समाचार पत्रों पर मुकदमे चलाए गए तथा उनका प्रकाशन बंद कर दिया गया। इनके प्रकाशकों और मुद्रकों को जेल की सजा दी गई। सरकार ने जनता की शांति भंग करने वाली सभाओं को रोकने के लिए इसी वर्ष देशद्रोही तथा अधिनियम पारित किया। इसी वर्ष देशद्रोही सभा अधिनियम पारित किया। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 ईस्वी में पास हुआ, जिसके अंतर्गत अधिकारियों को ऐसे समाचार पत्र के संपादक को दंड देने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए जो पत्र में विद्रोहात्मक समाचार या लेख छापें। अनेक भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया। तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में 2 लेख प्रकाशित किए थे। इनके लिए उन्हें 6 वर्ष के कारावास का दंड देकर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। जनता ने तिलक की गिरफ्तारी पर बहुत रोष प्रकट किया और मुंबई के सूती कपड़े के कारखानों के मजदूरों ने भारत के इतिहास में पहली बार हड़ताल की। इस प्रकार 20वीं सदी के प्रथम दशक में राष्ट्रीय आंदोलन एक नए दौर में प्रविष्ट हुआ। बंग भंग का राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बंगाल विभाजन का दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसने निश्चय ही भारत के बौद्धिक वर्ग के विश्वास को हिला दिया। अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर से लोगों का विश्वास समाप्त हो गया। भारत की राजनीति पर उसका इस प्रकार प्रभाव पड़ा। पहला, बौद्धिक वर्ग में जागृति। 1905 ईस्वी में भारत के समस्त बुद्धिजीवियों के विरोध के बावजूद बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इससे लोगों को ये विश्वास हो गया कि कांग्रेस की नीति का अंग्रेजों पर प्रभाव नहीं पड़ता, वरन शासन को मनमानी करने की छूट प्राप्त हो जाती है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज्य मांगने से नहीं बल्कि संघर्ष से प्राप्त होगा। संवैधानिक आंदोलन से भारत के बुद्धिजीवियों का विश्वास उठ गया और समस्त पढ़े लिखे भारतीयों में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति आश्वासन की भावना भर गई। दूसरा, कांग्रेस में फूट व विभाजन। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस के अंदर लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा वर्ग उग्रवादी हो गया। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल के रूप में 2 भागों में विभक्त हो गई। गरम दल का नेतृत्व लाल बाल और पाल कर रहे थे और नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और फिरोज शाह मेहता थे। उग्रवादियों की कार्यप्रणाली उदारवादियों से सर्वथा भिन्न थी। वे भीख मांगने की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे और न उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर ही विश्वास था। वे तो पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य मानते थे। उनका कार्यक्रम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकार के साथ किसी भी कार्यक्षेत्र में सहयोग न करना तथा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास था। तिलक का नारा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कांग्रेस का ये विभाजन 1916 ईस्वी तक रहा। गरम दल वालों ने कांग्रेस के उद्देश्यों और कार्यक्रमों पर गंभीर प्रभाव डाले। अंत में कांग्रेस गरम दल वालों के ही नेतृत्व में आ गई और संघर्ष द्वारा पूर्ण राज्य प्राप्ति उसका उद्देश्य बना। तीसरा, आतंकवादी आंदोलन का प्रारंभ। ब्रिटिश शासन भारत के विभिन्न स्थानों में होने वाले उग्र आंदोलनों को कुचलने के लिए कटिबद्ध था। अनेक उग्रवादी नेता जेल के सीखचों के अंदर कैद कर लिए गए। इससे भारत के जोशीले नौजवानों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। भारत के कई भागों जैसे बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में कई क्रांतिकारी और आतंकवादी संगठन बन गए तथा कई उच्च अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं हुई। चौथा, मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन। भारत में बढ़ती हुई राजनीतिक गतिविधियों से घबराकर सरकार ने मुस्लिम वर्ग को हिंदुओं के विरुद्ध संगठित करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के इशारे पर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तथा 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इस प्रकार फूट डालो और राज करो की नीति का क्रियान्वयन किया गया। पांचवा, बंगाल विभाजन का रद्द किया जाना।
देश भर में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और हिंसात्मक कार्यवाही को देखकर सरकार चिंतित थी। अतः 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। इस प्रकार लगातार 6 वर्ष तक बंग भंग के विरोध में होने वाले आंदोलन को सफलता मिली। क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस आंदोलन का प्रणेता भारतीय नवयुवकों का वो दल था जिन्होंने बम और पिस्तौलों का सहारा लेकर तथा हिंसात्मक उपायों से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। इन नौजवानों के मतानुसार अंग्रेज केवल बम व शक्ति की भाषा ही समझ सकते थे तथा बल प्रयोग के बिना ब्रिटिश शासन का अंत करना असंभव था। क्रांतिकारियों की गतिविधियां। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के केंद्र बंगाल, महाराष्ट्र तथा पंजाब थे। इन क्षेत्रों में मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे नौजवानों ने आंदोलन को विकसित किया। क्रांतिकारियों की कार्यवाहियों का आरंभ 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना में अंग्रेज अधिकारी W.C. रेंड और एम्स्टर्ड की हत्या से किया। धीरे धीरे उनकी गतिविधियां बढ़ती गईं। 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया। दिसंबर 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मारने का विफल प्रयास किया गया। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में एक घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका, जिसमें किंग्सफोर्ड नामक अंग्रेज अधिकारी के होने की आशंका थी, परंतु उस घोड़ा गाड़ी में सवार 2 अंग्रेज औरतें मारी गईं। बाद में प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने आप पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली, परंतु दूसरे आरोपी खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई। उस समय खुदीराम बोस की आयु केवल 19 वर्ष की थी। इस घटना के पश्चात कलकत्ता के मणिकतल्ला गार्डन हाउस पर, जिसका क्रांतिकारी बम बनाने और हथियार चलाने का अभ्यास करने के लिए उपयोग करते थे, पुलिस ने छापा मारा। अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष सहित अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए और उनमें से कुछ को आजीवन कारावास की सजा दी गई। बाद में अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया और उसके बाद ही वे सभी राजनीतिक गतिविधियों को त्याग कर पांडिचेरी में रहने लगे। इस प्रकार आतंकवादियों ने कई तरह से अपनी भावनाओं को प्रकट किया। जैसे पहला, उन्होंने कई समाचार पत्रों के माध्यम से क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रचार किया। उनके प्रमुख पत्र बंगाल से संध्या व युगांतर तथा महाराष्ट्र से काल थे। दूसरा, उन्होंने लोगों को बल प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए अस्त्र शस्त्र, बंदूक, पिस्तौल और बम आदि का निर्माण किया और लोगों को अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने के लिए उकसाया। वे स्वयं सरकारी खजाने को लूटते थे तथा पुलिस के अधिकारियों की हत्या करके आतंक फैलाते थे, ताकि अंग्रेजों को पता चल जाए कि भारत के नौजवान सोए हुए नहीं हैं। तीसरा, इन आतंकवादियों ने अनेक गुप्त संस्थाएं बनाई थी। उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध गुप्त संस्था अनुशीलन समिति थी। अकेले ढाका में ही इसकी 500 शाखाएं थीं। इस प्रकार संपूर्ण भारत में कई संस्थाएं क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गई थीं। इन आतंकवादियों ने 1911 ईस्वी में एक राजकीय जुलूस में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर, जो हाथी पर बैठा था, बम फेंका। इसमें वायसराय को कई चोटें आईं तथा उनके अनेक साथी मारे गए। चौथा, आतंकवादियों ने विदेशों में भी अपनी गतिविधियां जारी की। लंदन में इस कार्य को श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर ने संभाला। अमेरिका और कनाडा में उन्होंने गदर पार्टी का निर्माण किया। लाला हरदयाल ने अमेरिका में इस पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाया। यूरोप में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता मैडम कामा और अजीत सिंह थे। विदेशों में अन्य प्रमुख क्रांतिकारी थे एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर, रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भकना, उबैदुल्ला सिंधी और मानवेंद्र नाथ राय। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में गदर नामक अखबार निकाला और उसी नाम से एक पार्टी का भी गठन किया था। पांचवा, गदर पार्टी के सदस्य विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों की सहायता के लिए धन एकत्रित करते थे तथा गुप्त रूप से शस्त्रों का संग्रह भी करते थे। इन्होंने बर्मा और सिंगापुर में स्थित भारतीय सैनिकों को विद्रोह करने के लिए उत्तेजित किया, परंतु वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके।
इस प्रकार ये क्रांतिकारी आंदोलन शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में समर्थ न हुआ, परंतु इन क्रांतिकारियों की वीरता और आत्म बलिदान से अनेक भारतीयों को प्रेरणा मिली और जनसाधारण में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। सरकार द्वारा दमन। सरकार ने भी आतंकवादियों के विरुद्ध अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों पर झूठे मुकदमे चलाए गए। गोली, लाठी, फांसी आदि सब तरह के हथियारों का सहारा लिया गया। इन भारतीय नवयुवकों का मनोबल बहुत ऊंचा था, परंतु मुट्ठी भर लोग विशाल ब्रिटिश फौज का कितने दिनों तक सामना कर सकते थे। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।